यह सोचकर वह फिर से नॉर से मिलने चली जाती है। अब वह नॉर को अपना मास्टर मान चुकी थी। नॉर सोच में पड़ जाता है, यहां हो क्या रहा है। रेन सोच रहा था कि आखिर फादर ने उसे ब्लैक स्वॉर्ड दी ही क्यों। उन्हें वह स्वॉर्ड तब मिली थी जब वे एक एडवेंचरर थे और 6 मास्टर्स के साथ एक डंगियन में गए थे। काफी खतरनाक सफर के बाद उन्हें वह स्वॉर्ड मिली थी। कोई नहीं जानता कि वह स्वॉर्ड किस चीज से बनी है, पर कोई भी ऐसा मैजिक या टूल नहीं है जो उसे डैमेज कर पाया हो। यहां तक कि कोई उस पर हल्का सा स्क्रैच भी नहीं ला पाया। इसी वजह से इसे अनब्रेकेबल ब्लेड भी कहा जाने लगा। उसे लगता है कि उसके फादर को जरूर लगा होगा कि नॉर आने वाले खतरे में किंगडम की मदद कर सकता है, क्योंकि पहले ही उसने मीनाटोर को हराकर प्रिंसेस की जान बचाई थी। उधर नॉर और लिन अभी भी साथ में घूम रहे हैं। नॉर परेशान है क्योंकि लीन अभी तक उसे मास्टर ही बुला रही है और वह जहां भी जा रहा है लीन उसका पीछा कर रही है। नॉर के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर लिन देखेगी कि मैं गिल्ड में जाकर किस तरह की जॉब लेता हूं तो शायद वह मेरा पीछा छोड़ दे। नॉर गिल्ड में जाकर कोई ऐसा काम मांगता है जो वे दोनों कर सके। गिल्ड मास्टर कहता है, लिन बी रैंक की एडवेंचरर है। अगर तुम दोनों टीम की तरह काम कर रहे हो तो तुम सिटी के बाहर गॉब्लिन्स को मारने जा सकते हो। यह सुनकर नॉर खुश हो जाता है। गिल्ड मास्टर आगे कहता है, अगर लिन अकेली होती तो वह सिल्वर रैंक की जॉब ले सकती थी, पर क्योंकि उसके साथ तुम हो तो उसे थोड़े लो लेवल के जॉब ही दिए जा सकते हैं। नॉर सोचने लगता है, इसका मतलब मैं सिटी के बाहर काम कर सकता हूं, पर क्या लीन को ऐसा लगेगा कि मैं उसका फायदा उठा रहा हूं? क्या वह मेरे जैसे बंदे के साथ काम करना चाहेगी? लीन पूछती है, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? नॉर कहता है, इससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? क्या यह ठीक होगा कि मैं तुम्हारी रैंक का इस्तेमाल करके जॉब ले रहा हूं? लिन मुस्कुराकर कहती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। नॉर सोचता है, मुझे किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कम से कम मैं अपने सपने को तो पूरा कर पा रहा हूं। वह गिल्ड से बाहर जाने लगता है। तभी गिल्ड मास्टर उसे रोकता है। अबे, कहां जा रहा है? मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं कि गोबलिन है कहां। इसके बाद गिल्ड मास्टर उन्हें एक जगह दिखाता है और कहता है, यह फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट है, जहां तुम्हें गोबलिन्स मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह लो रैंक मिशन जरूर है, पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। गोबलिन्स को काउंट करने के लिए तुम्हें उनके राइट ईयर, दायां कान लाने होंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। गिल्ड मास्टर आगे कहता है, आजकल गोबलिन्स कम दिखाई देने लगे हैं। अगर तुम्हें वे ना मिले तो कोई जड़ी बूटी या कोई और वैल्यूएबल सामान ले आना। इसके बाद नॉर और लिन सिटी के गेट के बाहर चले जाते हैं। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो नॉर पूछता है, आखिरकार गोबलिन्स होते कैसे हैं? लिन बताती है, गोबलिन्स छोटे जानवर और फल खाते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई इंसान दिखता है तो वे गुस्से में आकर उनका शिकार करने लगते हैं। अगर गॉब्लिन्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल ना किया जाए तो वे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। उनकी संख्या बढ़ने से उनका खाना भी कम हो जाता है और वे सिटी की तरफ आने लगते हैं। इसीलिए सिटी गोब्लिन्स को कंट्रोल करने के लिए एडवेंचरर्स को भेजती रहती है। लेकिन क्योंकि जंगल के इकोसिस्टम के लिए गोब्लिन्स जरूरी हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। उसकी बातें सुनकर नॉर सोचने लगता है, वह टैलेंटेड भी है और उसके पास नॉलेज भी है। मैं आखिर उसे क्या सिखा सकता हूं? वे गोब्लिन्स को ढूंढते हुए जंगल के और अंदर चले जाते हैं। लिन अपनी स्किल का इस्तेमाल करके गोब्लिन्स को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक भी गोब्लिन नहीं मिलता। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उनके आसपास है। वे और अंदर जाने लगते हैं, पर वहां पहुंचने पर देखते हैं कि वह चीज वहां से गायब हो चुकी है। जब वे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कोई अजीब जीव गॉब्लिन को खा रहा था। लिन लिनन कवर मैजिक का इस यूज करती है और वो देखते हैं कि जो क्रीचर विजिबल था वो एक बड़ा सा गॉब्लिन है। उसे देखकर नॉर हैरान हो जाता है
और सोचने लगता है कि यह गोबलिन जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, और लोग इसे सबसे कमजोर मॉन्स्टर कहते हैं। यानी सारे एडवेंचरर्स इनसे ऐसे लड़ते हैं जैसे ये कोई कीड़े मकोड़े हों। जब नॉरलिन को देखता है तो वो काफी घबराई हुई लगती है, जबकि लिन सोच रही थी कि यह एक गोबलिन एम्परर है जिसका थ्रेट लेवल एक्सट्रीम है। गोबलिन एम्परर्स को फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ये अपने ही साथियों को खाकर अपनी ताकत को बढ़ाते रहते हैं। तभी नॉर कहता है, डरो मत लिन, ये तो बस एक गोबलिन है। यह सुनकर लिन को लगता है कि नॉर ने शायद पहले ही इसे सेंस कर लिया था, और इसी वजह से वो इस जॉब को लेकर एक्साइटेड हो गए थे। इसके बाद वे दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोबलिन पेड़ों को उखाड़कर नॉर पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन नॉर उसके सभी हमलों को पैरी कर रहा था। इसी दौरान मौका देखकर लिन मैजिक से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन गोबलिन उसके हर अटैक को डॉज कर लेता था। नॉर यह देखकर हैरान था कि वह अपने साइज के हिसाब से काफी तेज था। फिर वह लिन की ओर एक बड़ा पेड़ फेंक देता है, लेकिन ऐन वक्त पर नॉर आकर उसे बचा लेता है। तभी लिन गोबलिन के सिर पर लगे माना स्टोन को नोटिस करती है और नॉर से कहती है कि हमें उसे निकालना होगा। गोबलिन फिर से उन पर पेड़ फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार लिन अपने मैजिक से उन सभी पेड़ों को एक ही बार में डिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे वहां की सारी धुंध भी साफ हो जाती है। अब वे देख सकते हैं कि गोबलिन माना स्टोन का इस्तेमाल करके अपने सारे जख्मों को बहुत तेजी से हील कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तभी नॉर को एक तरकीब सूझती है और वह लीन से कहता है कि वह अपने विंड मैजिक से उसकी पीठ पर हमला करे। जैसे ही लीन विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है, नॉर बड़ी तेजी से गोबलिन की तरफ बढ़ता है और उसके फेंके हुए पेड़ों को काटते हुए सीधा उसके सिर पर लगे माना स्टोन पर तलवार से हमला करता है। इससे माना स्टोन उसके सिर से बाहर गिर जाता है और गोबलिन दर्द से चिल्लाने लगता है। नॉर लिन से कहता है कि वह उसे खत्म कर दे, जिसके बाद लिन फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उसे जला देती है। यह सब देखकर नॉर सोचने लगता है, यह तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब मैं कुछ समय के लिए गोबलिन हंटिंग नहीं करूंगा। मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रेन कह रहा था, तो इस बार गोबलिन एम्परर आया था। इस माना स्टोन को देखकर लगता है कि वह सच में बहुत ताकतवर था। एक बंदा बताता है कि रिपोर्ट्स की माने तो यह गोबलिन किंग से बहुत ज्यादा बड़ा था। रेन को लगता है कि इसके पीछे जरूर मैजिक एम्पायर का हाथ था, और वो इस बात पर हैरान भी है कि उन दोनों ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को अकेले कैसे हरा दिया। स्पाई बताता है कि यह मॉन्स्टर जंगलों में कंसीलमेंट मैजिक का उपयोग करके कई दिनों से छुपा हुआ था, और लेडी लिन के हिसाब से वह काफी दिनों से वहां था। यह सुनकर रैन हैरान हो जाता है और कहता है, शैडो कंपनी भी इस मैजिक को डिटेक्ट नहीं कर पाई, और हमारे सेंसरी नेटवर्क के होते हुए इतना बड़ा क्रिएचर यहां लाया कैसे गया। इसके बाद शैडो फैक्शन बताता है कि ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हो रही हैं, और गिल्ड्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जंगलों में गोबलिन्स की तादाद कम होती जा रही है। वे पिछले 3 महीने की रिपोर्ट उसे दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर कह रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा दिन भी देखूंगा जब तुम किसी गोबलिन को हराकर वापस आ रहे होगे। नॉर कहता है, वह गोबलिन सच में बहुत खतरनाक था, और यह तो बस लिन की मेहरबानी थी कि हम जिंदा वापस आ गए। लीन कहती है, सब कुछ तो आपने किया, मैंने तो बस आपकी थोड़ी बहुत मदद की। गिल्ड मास्टर कहता है, चाहे जो भी हो, वह गोबलिन इतना ताकतवर तो होगा ही कि वह एक रूकी को हरा सके। तुम्हें अपना पहला गोबलिन मारकर कैसा लग रहा है? नॉर कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि गोबलिन्स इतने ताकतवर होते हैं, और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके सर पर लगा जेम्स स्टोन उसकी कमजोरी हो सकता है। गिल्ड मास्टर कहता है, क्या तुम माना स्टोन की बात कर रहे हो? वह सच में गोबलिन ही था ना? नॉर कहता है, मेरे हिसाब से तो गोबलिन ही था। लिन भी कहती है, अगर आप कह रहे हैं कि वह गोबलिन था,
तो वह गोबलिन ही था। गिल्ड मास्टर को लगता है कि शायद वह कोई रेयर गोबलिन होगा और वह उनसे उसका कान मांगता है। तभी उन दोनों को याद आता है कि उन्होंने गोबलिन को तो जला दिया। आगे जब रेन उनकी रिपोर्ट पढ़ता है तो वह यह देखकर हैरान था कि पूरे टेरिटरी में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। वह समझ जाता है कि दुश्मन उनके टेरिटरी में काफी अंदर तक आ चुके हैं, तो वह सभी को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देता है और कहता है कि वे उन सभी को शामिल करें जो अनकवर और कंसीलमेंट मैजिक को डिटेक्ट कर सकते हैं। वह सिक्स सॉवरेन को भी बुलाने का आदेश देता है। उनके जाने के बाद वह सोचने लगता है कि आखिर उनकी कंट्री ने क्या किया है जो मैजिक एम्पायर उन्हें नष्ट करने पर तुला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नॉर और लिन साथ में लंच कर रहे थे। लीन कहती है, गिल्ड मास्टर कितने अच्छे हैं, क्योंकि वे भले ही कान लाना भूल गए थे, फिर भी उन्होंने हमें हमारा रिवॉर्ड दे दिया। नॉर रिवॉर्ड लेना नहीं चाहता था, पर गिल्ड मास्टर ने उसे मना ही लिया। वह अपने पहले मॉन्स्टर को हंट करके बहुत खुश था, लेकिन अब वह यह सोचकर परेशान भी हो रहा है कि आखिर लिन कब तक उसके साथ रहने वाली है। उसे लगता है कि अब उसकी फैमिली को उसकी फिक्र होने लगी होगी। पर तभी लिन नॉर से कहती है कि वह घर जा रही है और नॉर से घर जाने की अनुमति मांगती है, जिसकी अनुमति नॉर उसे दे देता है और उसकी इतनी सारी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा भी करता है। वहीं पूरे कैपिटल में उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां रेन पहुंचता है। रेन नॉर से एक फेवर मांगता है। वह चाहता है कि वह लिन को लेकर कल एक पहाड़ों के टाउन में चला जाए। नॉर को समझ नहीं आता कि वह असिस्टेंट ऑज ऐसा क्यों कह रहा है, पर रेन कहता है कि वह उसे सारी बातें नहीं बता सकता, पर नॉर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। वह बताता है कि सारी अरेंजमेंट्स और कैरेज तैयार कर दिया गया है। रेन नॉर से वादा करता है कि वह उसे बहुत अच्छा इनाम देगा, क्योंकि सिर्फ वही है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। इसके बाद नॉर मान जाता है। अगले दिन नॉरलिन के साथ निकल पड़ता है और कहता है कि भले ही इस मिशन का इनाम अच्छा हो, लेकिन इसका असली कारण यह है कि उसे पहली बार गाड़ी में बैठने का मौका मिल रहा है। वह बाहर के नज़ारों का आनंद लेते हुए जा रहा था। यह नॉर के लिए सबसे बड़ा इनाम था, क्योंकि वह कभी भी राजधानी के बाहर नहीं गया था। लेकिन तभी वह देखता है कि लिन उदास बैठी है और उसे समझ नहीं आता कि वह इन नज़ारों का आनंद क्यों नहीं ले रही। लिन माफी मांगती है क्योंकि उसके भाई ने अचानक ही उसे इस मिशन पर भेज दिया था। नॉर कहता है कि इसे मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारे लिए एक बदले की तरह समझो। उसे इस मिशन से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसे इनाम तो मिलने ही वाले थे। रेन ने उन्हें बताया था कि वे गाड़ी से उत्तर दिशा में जाएंगे, जहां पहाड़ों के बीच टोरस नाम का एक कस्बा मिलेगा, जहां वे कुछ समय के लिए रुकेंगे। वह आगे कहता है कि अगर टोरस गांव में कुछ नहीं होता है तो तुम और अंदर तक जाओगे। नॉर हैरान था कि उसे बस उसके साथ रहना है। रेन कहता है कि अगर कुछ नहीं होता तो इसे एक छुट्टी की यात्रा की तरह देखो। वहीं वर्तमान में इन्निस कहती है कि जब तक वह वहां है कुछ भी नहीं होगा। रेन ने इन्निस को विशेष निर्देश दिए थे। उसने कहा था कि यदि राजधानी पर कोई संकट आता है तो वह लीन को लेकर होली किंगडम ऑफ मित्रा चली जाए। इन्निस रेन से पूछती है कि क्या लीन जानती है कि उसे मित्रा क्यों भेजा जा रहा है। रेन बताता है कि उसने इस बात को लीन से गुप्त रखा है, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता तो वह जाने से इनकार कर देती। वे रास्ते में एक जगह रुकते हैं जहां नॉर देखता है कि इन्निस परेशान दिख रही है, लेकिन जब नॉर उससे पूछता है तो वह कहती है कि वह बस कुछ सोच रही थी और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह कहती है, मैं तुम्हें बचा सकती हूं, पर नॉर जवाब देता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं भागने में बहुत अच्छा हूं। इन्निस कहती है, तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी ढाल है। नॉर चकित होकर पूछता है, ढाल? मैंने तो कभी नहीं देखी। इन्निस मुस्कुराकर कहती है, ढाल को छुपाकर रखना ज्यादा आसान होता है। इसके बाद वह अपनी ढाल दिखाते हुए कहती है, जब तक तुम इसके पीछे हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। नॉर को इन्निस की ताकत पर भरोसा था, क्योंकि लिन ने उसे बताया था
कि वह उतनी ही शक्तिशाली है जितना कि गिलबर्ट, और गिलबर्ट के साथ तो वह स्पैरिंग कर चुका था। इनिस बताती है कि गिलबर्ट अकेले ही एक ड्रैगन को हरा सकता है। यह सुनकर नॉर को लगता है कि गिलबर्ट और इनिस उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि उसे तो एक अकेले गोब्लिन को हराने में भी मुश्किल हुई थी। वह इनिस से कहता है, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। इसके बाद हम अतीत का दृश्य देखते हैं। जब इनिस को एक अनाथालय ने शरण दी थी, तो उसे वहां पता चला कि उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति है। लेकिन जब किसी और बच्चे ने उसकी शक्ति को परखने की कोशिश की, तो उसे चोट लग गई। उस बच्चे की मरहम पट्टी करने के बाद हेडमास्टर इनिस से मिलने जाता है और उसे अपनी शक्ति दिखाने को कहता है। जब इनिस अपनी ताकत दिखाती है, तो ओकुन कहता है, यह स्वर्ग का उपहार है, क्योंकि यह शक्ति बहुत अनोखी है। वह आगे कहता है, तुम इससे ऐसी तलवार बना सकती हो जो किसी भी चीज को काट सकती है, और ऐसी ढाल भी जो किसी भी हमले से बचा सकती है। इसके अलावा वह बताता है, तुम में इतनी ताकत है कि तुम पूरे राष्ट्र को नष्ट कर सकती हो। यह सुनकर इनिस घबरा जाती है, लेकिन डैंडल उसे दिलासा देता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सिखा दूंगा, ताकि तुम गलती से किसी को नुकसान न पहुंचाओ। हालांकि प्रशिक्षण पूरा होने के बावजूद इन्निस को हमेशा डर बना रहा कि वह गलती से किसी को चोट न पहुंचा दे। इसलिए उसने खुद को सबसे अलग रखना शुरू कर दिया। वह हमेशा दूसरों से मिलना जुलना और बातचीत करना टालती रही, जब तक कि वह नॉर से नहीं मिली, क्योंकि वह पहले यह नाम सुन चुकी थी। उसके प्रशिक्षण के दौरान लगातार राक्षसों के हमले होते रहते थे। डैंडल हमेशा सबसे आगे रहकर लड़ता था। वह न केवल उसका शिक्षक था, बल्कि उसके लिए पिता के समान भी था। हर लड़ाई के दौरान वह हमेशा कहता था, चीजें कितनी आसान होती अगर अभी भी यहां नॉर होता। यह सुनकर इन्निस को जलन होती थी। डैंडल किसी नॉर को तो पहचानते हैं, लेकिन मुझे इतना ताकतवर नहीं समझते कि वे मुझे पहचान सकें। जब भी वह इस बारे में सोचती, तो उसे गुस्सा आता। लेकिन फिलहाल वह अपने भावनाओं पर काबू रखती है, ताकि वह मिशन को सही तरीके से पूरा कर सके। तभी नॉर नोटिस करता है कि खेतों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई रास्ता बना हो। इन्निस के पूछने पर वह उसे बताता है, ऐसा लग रहा है कि गेहूं के खेतों में से कोई होकर गुजरा है। लिन भी यह देखती है और इनिस से कहती है कि वह बग्घी रोक दे। वह अपने अनकवर स्पेल का उपयोग करके छिपे हुए राक्षस को प्रकट कर देती है। वहीं राजधानी में सभी लोग घबराए हुए हैं। पूरे शहर के चारों ओर विस्फोट हो रहे हैं। राजा क्ले जानता है कि युद्ध शुरू हो चुका है। तभी एक शूरवीर आता है और बताता है कि राजधानी के चारों ओर कई राक्षस आ चुके हैं। युद्ध योद्धा उनसे लड़ तो रहे हैं, लेकिन सैनिकों की कमी है। रेन कहता है, सामान्य नागरिकों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। सड़कों को बंद कर दो और शैडो ग्रुप व हंटिंग ग्रुप को बुलाओ। उन्हें बताओ कि यह आपातकालीन स्थिति है और किसी भी हालत में लोगों की रक्षा करनी है। राजा पूछता है, 6-7 कहां है? रेन बताता है, वे सभी राक्षसों से लड़ने में व्यस्त हैं। डैंडल अपने सैनिकों के साथ बड़े बड़े राक्षसों से 6 सोनस के बाकी मेंबर्स भी कैपिटल के चारों तरफ अलग अलग मॉन्स्टर्स से लड़ाई कर रहे हैं। वहीं जो नाइट्स जख्मी हुए हैं, उन्हें सेफ जोन में हील किया जा रहा है। रेन उम्मीद करता है कि अटैक होने से पहले लिन यहां से निकल चुकी होगी। उधर लीन के पास एक लड़का उस मॉन्स्टर को आगे लेकर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक उसका बैरियर टूट जाता है। बैरियर टूटते ही मॉन्स्टर बच्चे पर हमला कर देता है। वह बच्चे को मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर नॉर वहां पहुंच जाता है और मॉन्स्टर के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। मॉन्स्टर कई बार नॉर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर हर बार अपनी पैररी स्किल का इस्तेमाल करके उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। इनीस लिन से कहती है कि जब ड्रैगन यहां आया, तभी वह बच्चा भी आया, यानी वही बच्चा उस ड्रैगन को यहां लेकर आया है। इसका मतलब यह है कि वह बच्चा डेमन फोक से संबंध रखता है और अपने साथ ब्लैक डेथ डेमन को लेकर आया है। वह अतीत को याद करती है, जब रेन ने उससे पूछा था
कि वह डेमन फॉक के बारे में क्या जानती है। जब उसने सारी चीजें बताईं, तो रेन कहता है कि वे भी इंसानों जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वे डेमी ह्यूमन होते हैं, जिनमें मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की शक्ति होती है। वह आगे बताता है कि डेमन फोक इंसानों से कम और डेमन्स की तरह ज्यादा होते हैं, और यह भी कि 200 साल पहले उन्होंने किंगडम ऑफ मित्रा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसी वजह से इंसानों ने डेमन फोक को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया और उन्हें लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन उनके कुछ वंशज किसी तरह बच गए, और निश्चित रूप से वे इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करते होंगे। इनीस बताती है कि जब लिन ने अपने अनकवर स्पेल का इस्तेमाल करके उस बच्चे का बैरियर तोड़ा, तभी उस मॉन्स्टर पर से बच्चे का कंट्रोल हट गया। वह कहती है कि नॉर कितना मूर्ख है कि वह अपने ही दुश्मनों की मदद कर रहा है। लिन नॉर की मदद करने के लिए जाने लगती है, लेकिन इनीस उसे रोक देती है और कहती है कि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, ड्रैगन उसे हरा देगा। उधर नॉर को ड्रैगन से लड़ने में कोई खास दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ड्रैगन एक मेंढक जैसा धीमा है, और जिस गॉब्लिन से वह जंगल में लड़ा था, उसके मुकाबले उसके अटैक्स काफी सुस्त थे। इसलिए वह सोचता है कि जब तक लिन और नीस उसकी मदद के लिए नहीं आ जाते, तब तक वह ऐसे ही डिफेंड करता रहेगा। तभी ड्रैगन उसके ऊपर जहर फेंकने लगता है, लेकिन नॉर रास्ते से नहीं हट सकता था, क्योंकि अगर वह हट जाता तो जहर बच्चे को लग जाता। वह जहर को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता, और जहर का असर तुरंत ही उस पर होने लगता है। उसकी आंखें धुंधली होने लगती हैं, और उसे महसूस होता है कि उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ रहा है। वह याद करता है कि जब वह कैरेज से निकला था, तो इनीस उसे वार्न कर रही थी और बता रही थी कि वह मेंढक पॉइजनस है। इनीस लिन को बताती है कि इस ड्रैगन का नाम ब्लैक डेथ पॉइजन इसीलिए पड़ा है, क्योंकि जिस चीज को भी वह अपने काले जहर से छूता है, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ड्रैगन फिर से जहर से हमला करने ही वाला था कि लिन नॉर की मदद करने के लिए जाने लगती है, लेकिन इनीस उसे रोक देती है। लिन कहती है कि उसे जाने दो, लेकिन इनीस मना कर देती है और कहती है कि उसका काम है कि वह लिन की सुरक्षा करे। वह उसे विश्वास दिलाती है कि वे दोनों उसकी शील्ड के अंदर सुरक्षित रहेंगे। लिन अपने प्यूरिफाई स्पेल का इस्तेमाल करके नॉर की मदद करना चाहती है, लेकिन ड्रैगन के जहर के आगे उसका स्पेल बेकार है। वहीं इनीज मन ही मन माफी मांगती है कि वह नॉर को नहीं बचा पाई, लेकिन जब जहर का धुआं साफ होता है, तो वह देखकर हैरान रह जाती है कि नॉर अभी भी ड्रैगन से लड़ रहा है। अब उसे समझ आता है कि डैंडल क्यों चाहता था कि नॉर उसके साथ लड़े, क्योंकि नॉर एक सच्चा हीरो है जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी निर्दोषों की रक्षा करता है। ड्रैगन फिर से जहर से हमला करता है, लेकिन इस बार नॉर उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। वह अभी भी लड़ रहा था, लेकिन तभी जहर का असर तेज हो जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। वह अपने मुंह से जहर निकालने की कोशिश करता है और सोचता है, यह तो बढ़िया है, मैं अभी भी जीत सकता हूं। आगे हम रोलो के अतीत को देखते हैं। उसे और उसके जैसे बच्चों को जेल में बंद करके रखा जाता था। सभी लोग उन्हें कर्सड चाइल्ड कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनमें डेमन फोक को कंट्रोल करने की शक्ति थी। पहले वे सभी सिर्फ जानवरों पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर किसी ने मॉन्स्टर्स को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिससे एक युद्ध छिड़ गया जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तभी से सारी दुनिया ने उनसे नफरत करनी शुरू कर दी, और जो बचे खुचे लोग थे, उन्हें गुलाम बना दिया गया। उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें बार बार मारा जाता था। अगर वे कोई सवाल पूछते, तो उन्हें और ज्यादा यातनाएं दी जाती। रोलो बताता है कि वह लोगों के मन की बातें सुन सकता था, जिससे उसे पता चला कि सभी उससे नफरत ही करते हैं। जब लोगों को यह पता चला कि वह उनके मन की बातें सुन सकता है, तो वे उससे और ज्यादा नफरत करने लगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने कभी बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। वह किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता था। लेकिन फिर एक दिन एक आदमी उसके पास आया और कहा कि अगर वह एक मॉन्स्टर को एक सिटी में लेकर जाए,
तो उसके लोगों को बहुत फायदा होगा और ऐसा करने पर वह अपने लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर पाएगा और उन्हें अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा। पर अगर उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो वो उनकी हालत और ज्यादा बुरी कर देगा। वहीं उस बंदे के सर पर लगे मैजिक टूल की वजह से रोलो उसकी मन की बातें नहीं सुन सकता था। पर उसे पता है कि जो भी वह कहता है वह जरूर करता है, तो उसे उसकी बातें माननी ही पड़ी। वहीं जब वो मनस्तर उसके कंट्रोल से बाहर चला गया था, वो सोचने लगता है कि उसके लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में आ जाएंगे और उसकी वजह से उन्हें और ज्यादा तकलीफें सहनी पड़ेंगी। पर वो यह सोच के खुश भी था कि भले ही वो आज तक किसी के काम ना आया हो, पर उसकी वजह से किसी को चोट नहीं आई। और सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की है कि आज वह मरने वाला है। उससे वक्त नौर वहां आके उसे बचा लेता है और मनस्टर से लड़ने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आदमी उसे क्यों बचा रहा है। और जब उसने पॉइजन से उस पर हमला किया था, नौर बीच में आकर उसे बचा लेता है और खुद की जगह वो उस बच्चे को हील करने लगता है, जिसके बाद वो लड़ते लड़ते नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम नौर का पास्ट देखते हैं, जब वो जंगल से काफी सारी चीजें लाकर खाना बनाता है। पर जब वो उसे खाता है, उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है, क्योंकि वो कोई जहरीली चीज ले आया था। जिसके बाद उसने लो हील को यूज करके किसी तरह खुद को संभाला था। और जब उसने सुबह बुक देखी, उसे पता लगा कि वो एक जहरीला प्लांट था, जिसे कि उसकी मॉम ने खाने से मना किया था। पर इतनी खस्ता हालत होने के बावजूद भी वो ट्रेनिंग करने पहुंच जाता है। लेकिन तभी वो फिर से खून की उल्टी करता है, तो वो फिर से लो हील का यूज करके खुद को हील कर लेता है और वह थोड़ी देर में ही पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पर जब वह जंगलों में फिर से खाना लेने जाता है, उसे एक सांप काट लेता है, जिसे वह मार देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसके रात का नाश्ता वहीं सा सांप था, जो कि उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अगले दिन वह फिर से उसी सांप को पकड़ता है और वह नोटिस करता है कि उस परे जहर का असर उतना ज्यादा नहीं हो रहा था। तो उससे लगता है कि शायद इन सब से उसे कोई न्यू स्किल मिल जाएगी। तो वो आगे बहुत सारी जहरीली चीजों को खाता रहता है, पर इन सब के बावजूद भी उसे एक भी स्किल नहीं मिलती। हाँ, पर ये सारी जहरीली चीजें उसे बड़ी टेस्टी लगती हैं और वो सोचने लगता है कि शायद ये फ्रॉग भी बड़ा टेस्टी होगा। उसे खून की उल्टियां इसलिए हो रही थी क्योंकि वो पहले इस पॉइजन का असर नहीं खत्म कर पाया। और वो देखता है कि वो बच्चे बिल्कुल सेफ है, क्योंकि उसने उसके ऊपर लो हील का यूज कर दिया था। इसके बाद वो मनस्टर फिर से नोर पे हमला करना शुरू कर देता है। नोर उसके सभी हमलों को पैरी करता रहता है, जिसके बाद वह अपने फाइनल हमले के लिए आसपास की सारी हवा को खींचता है। पर जैसे ही वो पॉइजन फेंकने वाला था, नौर अपनी तलवार से उसका मुंह बंद कर देता है और प्रेशर की वजह से उसका मुंह फट जाता है। और नौर सोचने लगता है, क्या सिटी के बाहर के मटक भी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं? जो भी हो, इसे खाने में तो सच में मजा आएगा। इसके बाद वो रोलो के पास जाता है और उसके पूछने पर लो बताता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे सिटी तक लेकर जाऊंगा। और इस गधे के दिमाग में यह आता है कि इतने बड़े फ्रॉग को अगर फ्रेश रखना है तो उसे तो जिंदा ही ट्रांसपोर्ट करना होगा। यानी सभी सिटी वाले इसे पका कर खाने वाले थे और इसने कंसीलमेंट मैजिक इसलिए यूज किया होगा ताकि मीक चुराने वाले उसे चुरा ना ले। और कहीं ये इतने सभी फ्रॉग्स को अपने फार्म पर बड़ा तो नहीं करता है। हे भगवान, मैंने इसका कितना बड़ा नुकसान कर दिया। जिसके बाद वो उससे माफी मांगने लगता है। नौर उससे पूछता है कि आखिरकार वो इतनी बड़ी चीज को यहां लेकर कैसे आया। तो रोलो उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। नोर को उसकी स्किल बहुत कूल लगती है, पर रोलो बताता है कि यह कोई स्किल नहीं है। मैं और मेरे जैसे डीएम इस पावर के साथ पैदा होते हैं। अच्छा, डीएम फ्लॉक लगता है, कोई क्लन है और मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना लगता है उनकी स्पेशल पावर है। काश मेरे पास भी ऐसी ताकत होती तो मैं कितने अलग अलग तरह के काम कर सकता और रात को मुझ पे मॉन्स्टर्स के हमले का मुझे डर भी नहीं लगता। तुम्हारी पावर तो सच में कितनी कमाल की है।
रोलो पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? क्योंकि सब लोग मेरी पावर की वजह से मुझसे नफरत करते हैं। पर नॉर उन्हें उन लोगों पर ध्यान ना देने को कहता है। तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर मैं इस एबिलिटी को ले सकता तो जरूर लेता। यह सुन के रोलो रोने लगता है कि वो लोगों के काम आ सकता है और किसी ने पहली बार उसे यूजफुल कहा था। वहीं नॉर सोचने लगता है कि यह मेरे जैसा नकारा नहीं है, पर वह अपने बारे में ऐसा क्यों सोचता है, और उससे कहता है कि तुम बहुत कमाल के हो और कई तरह से लोगों की मदद कर सकते हो। तभी वहां लेन और इनस पहुंच जाती हैं। वो उसे हील करने ही वाली थी, पर नोर बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और निकलना भी बंद हो चुका है। और मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं, पर मेरे ऊपर जहर का असर नहीं होता। लीन को यह इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि उसका पॉइजन इतना खतरनाक है कि वो धरती को भी तबाह कर सकता है। पर इसकी एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई सेक्रेड स्पिरिट स्टेज पर पहुंच जाए तो उसकी बॉडी हर तरह की चीजों को प्यूरिफाई कर सकती है और जख्मों को बड़ी ही तेजी से हील कर सकती है। सेंट को भी ऐसा करने में 40 साल लग गए थे, पर नॉर को इतनी जल्दी यह सब कैसे हासिल हो गया? लिन नोर से पूछती है कि आप जानते हैं कि एक डीएम फोल्क है, तो आप क्या करना चाहते हैं? नॉर कहता है कि वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। जो सुन के वो दोनों हैरान हो जाती हैं। लीन पूछती है कि क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? नॉर कहता है, तुमने सच कहा। देखो, उस मॉन्स्टर ने कितनी तबाही मचा दी। ऊपर से हमने इसकी सिटी में डिलीवरी को भी रोक दिया। वह उससे पूछता है, तुम्हें यह काम किसने दिया था? लेकिन रोलो कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हमें इसी तरह से बड़ा किया गया है। उसे इतना डरा हुआ देखकर इन्हीं समझ जाती है कि किसी ने उसे गुलाम बना रखा था। यानी किसी ने इस बच्चे को इस देश में गुलाम बना रखा था। लेकिन रोलो को यह नहीं पता था कि वह कहां से आया है, क्योंकि जब उसे यहां लाया गया था तब उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। नॉर कहता है, अब हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। वहीं लिन सोचने लगती है, इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह कोई बुरा इंसान है और न ही इसके पास कहीं जाने की कोई जगह है। पर इनिस कहती है, जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहां डीएम फोल्क को बैन किया हुआ है। इसे अपने साथ ले जाना बहुत मुश्किल होगा और अगर हम इसे रास्ते में भी कहीं छोड़ दें तो यह जिंदा नहीं बच पाएगा। उसी वक्त वहां एक आदमी पहुंचता है और कहता है, तुम अभी तक मरे नहीं और तुम्हें जो काम दिया गया था उसकी तो तुमने ऐसी की तैसी कर दी है। नौर उससे पूछता है, क्या तुमने इसे डिलीवरी का काम दिया था? नहीं, मुझे भी किसी ने हायर किया है। वह आदमी जवाब देता है, क्या तुम ही हो जिसने इसकी यह हालत की है? हां, पहले मुझे इसके बारे में पता नहीं था। डिलीवरी खराब करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस इस लड़के को वापस ले जाने आया हूं। तभी वह रोलो पर हमला कर देता है, लेकिन नौर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तुम यह क्या कर रहे हो? मेरा काम इसे वापस ले जाना है, जिंदा या मुर्दा। वैसे भी अगर मैं इसे जिंदा भी ले गया तो वे इसे मार ही देंगे, तो इतनी मेहनत कौन करेगा? इसके बाद वह लगातार नौर पर हमला करता रहता है, लेकिन नौर उसके हर अटैक को पैरी कर देता है। पर अपना हर अटैक विफल होता देख वह तेजी से हमला करने की कोशिश करता है। नौर उसे रोक तो देता है, लेकिन वह इतना ताकतवर था कि उसके हमले से नौर और रोलो दोनों पीछे गिर जाते हैं। इस हमले की वजह से जडू का ब्लेड टूट जाता है। वह दूसरा ब्लेड निकालकर नौर पर हमला करने लगता है। वहीं नौर सोचने लगता है, अगर मैं इसी तरह रोलो को बचाते हुए लड़ता रहा तो मैं हार जाऊंगा। परेशान होकर जडू और भी तेजी से हमला करने लगता है। उधर इस भयंकर लड़ाई को देखकर इन्ने सलिन के आगे शील्ड बना देती है और कहती है, अगर हम संभल कर नहीं रहे तो हम कीड़ों की तरह कुचल दिए जाएंगे। मुझे याद आ गया कि यह कौन है। इसका नाम डेड मैन जडू है, जो एक एस रैंक एडवेंचरर रह चुका है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां कुछ लोगों की मीटिंग चल रही होती है। तभी इनिस वहां आती है और कहती है, मैं कुछ अनसॉल्व्ड केसेस देख रही थी जिनमें टारगेट मर चुका है।
फिर भी हम उस केस को फॉलो क्यों कर रहे हैं? डंडा कहता है, इसे रहने दो। ऑफिशियली वह टारगेट मर चुका है। सिग कहता है, यह केस डेडमैन जडू का है। वह बहुत ही कम उम्र में एस रैंक एडवेंचरर बन गया था और बाकी के एस रैंक एडवेंचरर्स का टारगेट बन गया। ओकन बताता है, जब वह छोटा बच्चा था उसने ड्वार्फ अल्केमी की कला में महारत हासिल कर ली थी और 13 साल की उम्र में वह ड्रैगन स्लेयर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। धीरे धीरे वह और भी ज्यादा फेमस होने लगा और एडवेंचरर्स में सबसे ताकतवर माना जाने लगा। इनिस पूछती है, ऐसा इंसान आखिरकार टारगेट कैसे बन गया? सिग बताता है, उसने बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान ली। उसने एक मर्चेंट की फैमिली के 36 मेंबर्स को मार डाला था। सैन कहता है, गिल्ड में लोगों का कहना था कि उसका एडवेंचरर लाइसेंस छीन लिया जाए, लेकिन उसने गिल्ड के लिए बहुत काम किया था। वह डिजास्टर लेवल थ्रेट मॉन्स्टर्स को भी आराम से मार सकता था, इसलिए कुछ लोग इस मामले को दबाना चाहते थे। सिग कहता है, जब तक जड़ू को पैसे मिलते रहेंगे वह किसी भी काम को एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे उसे किसी मॉन्स्टर को मारना हो या किसी बच्चे को। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उसने अपने क्लाइंट के लिए एक पूरी कंट्री को तबाह कर दिया था। उसने वहां के सभी सैनिक, नागरिक और शाही परिवार के लोगों को खत्म कर दिया। वर्तमान में इनिस बता रही थी कि जड़ू को खत्म करने के लिए कई एडवेंचरर्स उसके सामने आए, लेकिन जड़ू ने सभी को मार डाला। इतने सारे एडवेंचरर्स को मरता हुआ देखकर गिल्ड ने ऐलान कर दिया कि जड़ू मर चुका है। जड़ू कहता है, मेरे सारे वेपन्स टूट चुके हैं। नॉर माफी मांगता है, गलती तुम्हारी है, तुमने ही हम पर हमला शुरू किया था। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, लेकिन यह समझ नहीं आता कि इतने रेयर मटेरियल की ब्लेड टूट गई। मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं देने वाला। तुम सच में अजीब हो, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब तुम्हारी यह तलवार है। लगता है अब मुझे थोड़ी समझदारी से खेलना होगा। इसके बाद वह क्रॉस को आसमान में उछाल देता है, जिससे लगभग 100 तलवारें आसमान में आ जाती हैं। वह कहता है, तुम इनमें से जितनी चाहे तोड़ सकते हो, लेकिन याद रखना मैं इन्हें दोबारा बना दूंगा। नॉर उसके सभी अटैक्स को पैरी करने लगता है, लेकिन वह सभी को नहीं रोक सकता था। इसलिए रोलो को बचाने के लिए उसे अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह सब देखकर इन्हें सोचने लगती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वे दोनों ही मारे जाएंगे। नॉर अभी भी उसके अटैक्स को पैरी कर रहा था, लेकिन तभी कुछ तलवारें रोलो की तरफ बढ़ने लगती हैं। इनेस आकर उन्हें ब्लॉक कर देती है और डिवाइन शील्ड का उपयोग कर बाकी सभी तलवारों को भी रोक देती है। इसके बाद वह अपनी शील्ड से जड़ू पर हमला करती है, लेकिन इससे जड़ू पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद इनिस कहती है कि वह डिफेंस पर फोकस करेगी तो नॉर को जाकर उससे लड़ना चाहिए। नॉर सोचने लगता है, ये तलवारें तो बहुत तेज हैं, लेकिन पहले मैंने ऐसी चिड़िया को भी मारा है जो इससे कई गुना तेज थी। एक सेकंड, उस मेढक के नाखून शायद कुछ काम आ जाए। इसके बाद नॉर फिजिकल एनहांसमेंट का इस्तेमाल करके उन नाखूनों के टुकड़े कर देता है और इतनी जोर से फेंकता है कि कई तलवारें टूट जाती हैं। वह इसी तरह कई और तलवारों को भी नष्ट कर देता है। तभी जाटू इन्निस पर हमला कर देता है, लेकिन सही समय पर नॉर उसे बचा लेता है। जाटू को यकीन नहीं होता कि नॉर अचानक से वहां कैसे पहुंच गया, और ऊपर से यह ब्लेड तो एडमंड टाइप की थी, फिर यह कैसे टूट गई। वह फिर से माफी मांगता है और कहता है, तुम ही हम पर हमला कर रहे हो तो मैं क्या करूं। वहीं अपने हर अटैक को फेल होता देख जाटू कहता है, अभी के लिए मैं जा रहा हूं। मैं रॉयल कैपिटल में आतिशबाजी देखने वाला था, लेकिन अब वहां भी नहीं जाऊंगा। लेकिन जाते जाते वह एक सरप्राइज अटैक करता है जिसे नॉर ब्लॉक कर देता है। इसके बाद जाटू सच में वहां से चला जाता है। अब सभी बातचीत करने लगते हैं कि उनका कैपिटल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है। वैसे भी वे रोलो को मिथरा नहीं ले जा सकते। यह सुनकर रोलो डर जाता है और कहता है, मैंने सुना है कि एक बहुत भयानक चीज कैपिटल की तरफ जा रही है। वह इतनी ताकतवर है कि एक पूरी सिटी को तबाह कर सकती है। जिस ड्रैगन को मैं लेकर आया हूं वह उसके सामने कुछ भी नहीं है।
यह सुनकर लिन कहती है कि उन्हें तुरंत कैपिटल जाना चाहिए, लेकिन इनिस मना कर देती है। तब लिन उससे कहती है, मुझे पता है, मेरे भाई ने तुमसे यही कहा है ना? अगर कैपिटल में कुछ होता है तो मुझे लेकर मिथरा चली जाओ, लेकिन मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकती। हमें जल्दी से जल्दी सबको इसके बारे में बताना होगा। इसके बाद वे सभी कैपिटल जाने की तैयारी करने लगते हैं। इसी वक्त नॉर सोच रहा था, काश मैं उस मेंढक को खा पाता। इसके बाद वे सभी कैरेज में बैठकर कैपिटल की ओर निकल जाते हैं। कैपिटल की स्थिति एक सैनिक ऋण को बताता है कि सभी लोगों को सुरक्षित रूप से इवैक्यूएट कर दिया गया है और 6 ओवंस की मदद से उन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया। लेकिन ऋण को लगता है कि वे दोबारा हमला जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी फोर्स जगह जगह बिखर चुकी है और सभी लोग पहले ही थक चुके हैं। इसी बीच ऋण को आसमान में कुछ दिखाई देता है। जब वह अनकवर स्पेल का उपयोग करता है तो उसे एक ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी दिखता है।